वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जियोग्राफी को लेकर और हमारी ये क्लास है सीक्वेंस वाइज चल रही है। एक भौतिक प्रदेश के बाद हम नेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। हमने राजस्थान के 3 भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट किया है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने राजस्थान के मैप को समझा कि राजस्थान का मैप किस प्रकार का है। 3,42,239 किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल रखता है, जो एरिया राजस्थान रखता है, हमने उसको काफी अच्छे से हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये हमारा राजस्थान है। इसी राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। हमने देखा कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों हमने इसको बांटने की कोशिश की, और जो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इनको बांटा था उन्होंने क्या सोच के ये काम किया था। तो हमने काफ़ी अच्छे से समझा था कि जो ये पश्चिमी मरुस्थल है ये काफ़ी रेतीला मरुस्थल है, बारीक रेत हमको मिलती है। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि हमको पथरीला मरुस्थल भी मिलता है। तो 2 भागों में हम इसको आसानी से बांट सकते थे, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती है, वनस्पतियाँ हमको काफ़ी कम मिलती है, या कंटीली मिलती है, छोटी छोटी पत्तियों वाली मिलती है। तो इसको आसान करने के लिए हमने वनस्पति के आधार पर नहीं, हमने पथरीला मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल के रूप में शुष्क मरुस्थल को बांट दिया। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हमको एक पट्टी मिलती है जो राजस्थान के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक है, और उसको हमने अर्धशुष्क मरुस्थल कहा। हमने यहाँ पे एक नदी की बात भी की, लूनी नदी। कारण है कि इसका ढलान इस तरफ होने के कारण लूनी नदी दक्षिण की तरफ बहती है। अब दक्षिण की तरफ बहती है तो एक बेसिन बनाती है, तो जलोढ़ मिट्टी है, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ भी हमको मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि वनस्पति के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, उपजाऊ जमीन के आधार पर हम अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे लूनी नदी मिलती है, ठीक ठाक पैदावार होती है। इधर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो इधर वापस कम पैदावार होती है। जैसे कि नागौर में हमको डिडवाना, कुचामन, नागौर हो गए, तो यहाँ पे हमको खारे पानी की झीलें मिलती है। तो काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है हमने। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला मिलती है। आपको पता है कि समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर के बाद अरावली जो है वो शुरू हो जाती है। और तो जब अरावली शुरू होती है, सम 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली की एक लाइन मानी जाती है, बीच की लाइन। ये तो 40 सेंटीमीटर के बाद से अरावली शुरू हो जाती है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर से लगाकर 40 सेंटीमीटर तक कौन सा, ये यहाँ से अरावली की स्थिति बनती है। तो ये जो हिस्सा है 40 सेंटीमीटर का स्थिति ये रखता है सामने। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात की मैदानी भाग को लेकर। तो हमने देखा कि जो 4 बेसिन बनाते हैं मैदान में, जो बड़ी बड़ी नदियाँ, एक नदी है माही नदी, इधर से निकल के वापस दक्षिण में चली जाती है, जो माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद हमने देखा कि जो बाणगंगा नदी है जो यहाँ से निकलती है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, 4 जिलों में बेसिन बनाती है और फिर ये भरतपुर तक जाती है। अगर बहाव तेज हो तो यूपी में एंट्री मार जाती है, नहीं हो तो नहीं हो जाती है, बस रुक जाती है यहीं पे। फिर एक नदी है बनास नदी जो चंबल में जाके मिलती है, एक नदी जो माही हमने बात की। चारों बेसिन है, बेसिन बनते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद है या नहीं थ्योरी में, क्योंकि क्वेश्चन अगर थ्योरी में बना तो सिंपल सा क्वेश्चन उठेगा। जिले भी अगर पूछेंगे तो आसानी से बता पाओगे कि बनास नदी किस जिले से होकर किस जिले में चंबल में मिल जाती है। काफी आसान है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने हर एक चीज को मैप के साथ, जिलों के साथ देखा है। आज की हमारी क्लास हाड़ौती के पठार को लेकर, और यही हमारा बच रहा है। सबसे पहले कुछ पॉइंट है हाड़ौती के पठार को लेकर, हम उसको देखते हैं। 24,185 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया रखता है। जो राजस्थान की अध्ययन की बुक है, राजस्थान अध्ययन की बुक, उसके अंदर इसका क्षेत्रफल दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा है। ये क्षेत्रफल दे रखा है 24,185 वर्ग किलोमीटर। हमने किताब में जब देखा तो हमको पता चला कि परसेंटेज नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इसका एरिया दे रखा है जो है। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन, एक एग्जाम पहले हुआ था, उसमें हाड़ौती के पठार का 9% मान लिया गया था। लेकिन जो भी कोचिंग आप देखते हो, जो भी आप गाइड देखते हो, उन सब में आपको 6.89% ही मिलेगा। तो 6.89% सबसे बड़ी प्रायिकता यही रहेगी कि हाड़ौती के पठार का जो क्षेत्रफल है वो है 24,185 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल इसका जो है वो है 89 किलोमीटर, और जनसंख्या जो है वो 11%। ये क्लियर है, ये मतलब प्रायिकता यही है कि ये चीजें वहां पे है। अगर बात करें हम किस क्षेत्र में ये आता है, तो आपको पता है कि मैदानी भाग, अरावली और मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़कर जो भी राजस्थान में जिले हैं वो सारे जिले किसमें शामिल होंगे, हाड़ौती के पठार में। 1, 2, 3 और 4, ये चारों जिले तो पूरे के पूरे शामिल है। कोटा, बारां, बूंदी
और झालावाड़, ये चारों जिले, ठीक है। ये हाड़ौती के पठार में है, लेकिन ये हाड़ा राज उसने पहले राज किया था, इसलिए हाड़ौती के पठार को हाड़ौती का मतलब कि पठार को हाड़ौती का पठार कह देते हैं। बाकी जो हिस्सा है विंध्याचल केदार भूमि का है। यहाँ पे लावा भी फैला हुआ है। जो दक्कन ट्रेप है, विंध्याचल श्रेणी काफी बड़ी है, छोटी तो है नहीं। एमपी में फैली हुई, इधर इसी से नर्मदा नदी निकलती है जो गुजरात में जाती है, इधर से यहीं से चंबल नदी निकलती है जो राजस्थान में होकर यमुना में मिल जाती है। दोनों स्थितियां बनती है। राजस्थान के दक्षिण में एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, उससे ही एक नहर निकलती है, आपको पता हो तो यहाँ पे वो गुजरती है। जब नहरों की बात करेंगे तो उसमें करेंगे। तो ये चंबल नदी जो निकलती है, इस चंबल नदी मतलब विंध्याचल श्रेणी काफी बड़ी पर्वतमाला है। तो बड़ी पर्वतमाला होने के कारण यहाँ पे जो लावा निकला था वो काफी मात्रा में फैला था। तो राजस्थान के कई सारे हिस्सों में वो लावा फैला है। इसलिए हाड़ौती के पठार को हम दो भागों में बांटते हैं, लावा या दक्कन, और एक है विंध्याचल केदार भूमि। अब जो ये वाले इधर वाले क्षेत्र आपको मिलेंगे ना, ये उसी केदार भूमि का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, श्रेणी खत्म होती है। मतलब कि इसकी जो, जैसे कि अरावली दिल्ली की रायसेन हिल पहाड़ियों तक मिली है, फैली हुई है, उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त होने लगता है। इसी तरह इधर अस्तित्व समाप्त होने लगता है। तो यहाँ पे हमको विंध्याचल केदार भूमि ही मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक तो होती है विंध्याचल केदार भूमि और एक होती है लावा ट्रैप। इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लावा कैसे निकलता है। ज्वालामुखी है जो जब गर्म होता है फिर वो ठंडा होता है और बिछ जाता है। ये काफी सरल प्रक्रिया है और हमने इसको पहले समझ रखा है। शुष्क सागवानी वनस्पति हमको यहाँ पे मिलती है, काली कपासी रेगुन और वर्टिसोल मिट्टी मिलती है। 80 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अफीम, सोयाबीन, कपास और मसाले यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। चंबल, घड़ियाल, ठीक है। यहाँ पे मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान हमको मिलता है। देखो समझो इस चीज को, हमने इतने सारे पॉइंट एक साथ बता दिए। हमारा जो राजस्थान है, सुनना है यहाँ पे ध्यान से, जो हमारा जो राजस्थान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे राजस्थान की अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं जगह तो आपको ये बिल्कुल सूखा मिलेगा, कहीं जगह पे आपको पहाड़ियाँ मिलेगी, अब कई जगह पे आपको सघन वनस्पति भी मिलेगी, जैसे कि उदयपुर सिरोही वाला क्षेत्र। कई जगह पे आपको अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं काफ़ी दूर दूर मिलेगी, और कई जगह पे आपको नदियाँ मिलेगी जो समतल स्थानों पर बह रही है। तो कई जगह पे आपको पठार भी मिलेंगे। तो राजस्थान हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है, उसकी विशेषताएं हैं। उसी प्रकार की विशेषताएं रखता है हाड़ौती का पठार। निरंतर हम जब भी राजस्थान को देखते हैं तो हमें एक एरो बनाना पड़ता है इसे, इसको समझने के लिए। ये 0 सेंटीमीटर हम संवर्षा रेखा मान सकते हैं, 5 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मान सकते हैं। एक्चुअली ये बताता है हमको कि राजस्थान में इस जगह पे हमको वनस्पति न के बराबर मिलती है, इस जगह पे हमको पानी न के बराबर मिलता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि रेगिस्तान में मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक जगह से काफी दूर जगह जाके पानी लेके आते हैं। वो एक स्थिति मिलती है। जब अकाल पड़ता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हमको 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक ही फैला हुआ है ये शुष्क मरुस्थल। तो हमको ये स्थिति देखने को मिलती है। मतलब शुष्क मरुस्थल के अंदर हमको बारिश काफी कम मिलती है, तो वनस्पति हमको काफी कम मिलती है। वनस्पतियां जो हमको मिलेगी, छोटे छोटे पत्ते मिलेंगे, क्योंकि बड़े पत्ते होंगे तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ज़्यादा पानी तो वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे हमको काफ़ी कम मिलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो है भूस्थल, पानी की मात्रा काफ़ी कम होने के कारण लोग ज़्यादा मात्रा में खेती नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपको इन क्षेत्रों में मिले, ठीक है, मैदानी भाग है ये अपना, इन क्षेत्रों में अगर वही चीज़ आपको मिले, मतलब रेतीली मिट्टी की बात हो रही है, जो यहाँ पे हमको मिट्टी मिलती है ना, उस मिट्टी की बात सुनना। यहाँ पे आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, पौधा लगाया,
उसकी जड़ें काफ़ी आसानी से ज़मीन के अंदर चली जाएगी, काफ़ी आसानी से ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा पौधे की जड़ों को, मतलब ज़मीन के अंदर जाने के लिए। दूसरी चीज़, वहाँ पे ज़्यादा दलदल नहीं रहेगा, ठीक है। वो निरंतर मतलब कि जल्दी से पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें आसान कर देती है पेड़ पौधों के चलने में, ग्रोथ करने में, ठीक है। उस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है इस तरह के। तो ये मिट्टी जो है ना, रेतीली मिट्टी, ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण ये मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई क्योंकि समुद्री इलाका था। लेकिन अगर यही मिट्टियाँ इधर हम लेके आए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नमक, क्योंकि नमक वहाँ पे ज़्यादा नुकसान करेगा जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी रहती है। यहाँ पे हमको इधर पानी की ज़्यादा कमी नहीं मिलेगी, तो हम उसको, ठीक है, वो मिट्टी मतलब आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ से अर्धशुष्क मरुस्थल की जो स्थिति बनती है 40 सेंटीमीटर तक, फिर हमको अरावली मिलती है वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। यहीं पे गेम होता है। यही चीज़ को क्लियर समझाने के लिए हमने ये एरो बनाया था। ध्यान रखना कि अरावली की जो हमको मिलती है वो 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक की समवर्षा रेखा मिलती है। एवरेज समवर्षा कितनी मिलती है हमको? 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा हमको मिलती है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, और यहाँ पे ये जो मैदानी भाग में हमको 80 सेंटीमीटर तक की समवर्षा रेखा मिलती है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक। यहाँ से लगा के यहाँ तक 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा एवरेज मिल रही, पूरी अरावली की मापेंगे हम। यहाँ से लगाकर यहाँ तक मैदानी भाग तक हमको 80 सेंटीमीटर मिलती है, और उसके बाद जो एरो हमने बनाया ये 80 सेंटीमीटर से बढ़ता है और ये 120 सेंटीमीटर पे रुकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैदानी भाग तक हमको कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मिलती है? 80 सेंटीमीटर ही मिलती है। 90 मत करना, 90 अरावली में मिलती है। पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन हो सकता है कि ऑथेंटिक रूप में ये चीज़ें पूछ ले। लेकिन काफ़ी सारी गाइडों में ये 90 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा होता है और 80 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा होता है, या फिर ये 90 सेंटीमीटर नहीं दे रखा होता है और यहाँ पे भी 80 ही दे रखा होता है। लेकिन हमने काफ़ी रिसर्च किया, हमने काफ़ी सारी किताबों में देखा, तो हमने प्रायिकता जो मिली हमको वो 90 सेंटीमीटर की मिली है। तो ये है। आगे हम बात करते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है। देखो, कोई भी पहाड़ी हो, उसके बगल में कोई दूसरी पहाड़ी हो, तो उसके बीच में आपने हमेशा देखा होगा कि एक गहराई वाली जगह होती है। अगर ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है और काफ़ी सारी पहाड़ियाँ पास पास में है और काफ़ी सारी पहाड़ियाँ इधर भी पास पास में, लेकिन बीच में काफ़ी बड़ी आपको एक फॉल्ट दिख रही है, मतलब कि गहरी खाई दिख रही है जो काफ़ी लंबी है, हम उनको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जैसे हमारा हिमालय है, तो हिमालय का निर्माण एक बार में नहीं हुआ है, निरंतर चट्टानें टकराती रही। मतलब जैसे हम देखते हैं कोई, जैसे हमारा डस्टर है और ये है, ठीक है। अब जैसे ही कोई प्लेट टकराती है ना ऐसे, तो एक बार टकराई, ध्यान से देखना, एक बार टकराई तो थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर उठ गई। अब देखो, आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा नीचे है, यहाँ पे उठा उभरा हुआ है। अब जब ये फर्स्ट बार टकराई ना, तो कौन सा हिस्सा टकराया था? ये टकराया, तो थोड़ी ऊपर उठ गई। अब जब अगली बार टकराएगी ना, तो अगली बार ये वाला हिस्सा टकराएगा, तो इससे क्या और जोर का झटका लगेगा, तो ये और ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो जो हिस्सा टकराएगा वो ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, और जो पीछे वाला हिस्सा वो थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, फिर उभरा हुआ है, तो जब ये टकराएगा तो ये टकराएगा, तो वापस। तो इस तरह 3-4 जो हिमालय बने हैं ना, उत्तरी, मध्य, शिवालिक, ये सारे हिमालय ये अलग अलग टकराने से और अलग अलग दरारों से टकराने के कारण बने हैं। उसी तरह होता है जब दो पहाड़ियाँ बीच में दरार बन जाती है, ठीक है, उस तरह उसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो हिमालय के अंदर ही हम ये कहते रहते हैं, फॉल्ट काफी सारे बना रखे हैं हमने, इसलिए हमने कहा। धौलपुर, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, और बूंदी के बाद यहाँ पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद यहाँ पे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का बेगू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बेगू क्षेत्र। देखो, संतूर है बूंदी के अंदर, ठीक है, और सपोदरा है सवाई माधोपुर के अंदर। ये दोनों क्षेत्रों के नाम है।
ना, भीलवाड़ा नहीं है, कोटा है, सॉरी, कोटा, बात सुना, कोटा, उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भेगू। ये जो पाउंड फॉल्ट बनता है, ये अलग करता है किसको, अरावली को विंध्य कगार भूमि से। आसानी से समझना है इस चीज को, ये काफी मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो, एक ही बार में समझना है इसको। इस सीमा के टच होने वाले जिले कौन से हैं? धौलपुर हो रहा है टच, ठीक है, करौली हो रहा है, सवाई माधोपुर हो रहा है, उसके बाद बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़। अब बूंदी का तो संतूर और सपोदरा किसका, सपोदरा सवाई माधोपुर। अब देखो, यहाँ से आने वाली बनास नदी यहाँ पे जाके सवाई माधोपुर में मिल जाती है, मतलब ये बेसिन किसका कहलाएगा, बनास का। और कहाँ से निकलती है, अरावली का। तो हम कह सकते हैं ना कि अरावली की स्थिति, मतलब अरावली की जगह है, ठीक है। बाणगंगा नदी यहाँ पे आती है, भरतपुर तक जाती है, मतलब ये धौलपुर के ऊपर सीधा कौन सा जिला है, भरतपुर। तो हम कह सकते हैं कि विराट की पहाड़ियां जहाँ से निकलती है कि कौन सा हिस्से में आ रही है, ये आ रही है भरतपुर, मतलब मैदानी भाग के अंदर आ रही है, ठीक है। अरावली का हिस्सा है तो मैदानी भाग के अंदर आ रही है, अरावली का निर्माण, मैदानी भाग का निर्माण अरावली से हुआ है, आ रही है। तो यहाँ पे ये छूट गया। यहाँ पे देखो, ये प्रतापगढ़ से होके वापस घूम गई, प्रतापगढ़ के जैसे ऊपर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ को हमने कह दिया कि ये बेगू तक का हिस्सा इसमें आता है। लेकिन ये माही नदी, तो माही नदी तो वापस ये अरावली का हिस्सा हो गई, ठीक है। तो एक जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट होता है ना, ये छोटे छोटे तो यहाँ पे बन रहे हैं, देखो अरा इसके माही नदी के लिए अलग बन रहा है, बाणगंगा के लिए अलग बन रहा है, ये मैदानी भाग में अच्छे से समझा है हमने, और ये बनास के लिए अलग बन रहा है। लेकिन अगर हड़ौती का पठार को छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि राजस्थान के अंदर विंध्याचल कगार भूमि और अरावली के बीच में कि कौन कौन से जिले आते हैं, या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो ये जिले जो सीमा के ऊपर आ रहे हैं ये शामिल है। बस 5-6 जिले हैं, आसानी से याद है, कोई नहीं, बारह, झालावाड़, ये तो याद करने ही नहीं है। उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 5 जिले हैं, ठीक है, आसान है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये 480 किलोमीटर लंबी खाई है एक, 480 किलोमीटर लंबी, मतलब ये गहराई मिलती है हमको, इसलिए कह रहा हूँ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। 480 मीटर मतलब किलोमीटर, मीटर नहीं, मीटर तो छोटे होते हैं, किलोमीटर। अब एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान है, आसान हो जाएगी चीज, देखना। हमने कहा कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, लेकिन ऐसी कोई तो जगह होगी ना, यहाँ से तो चंबल नदी गुजर रही है, देखो, तो चंबल नदी मतलब अरावली को और इसको अलग कर रही है, एक तरीके से आप मान सकते हो कि चंबल नदी की घाटियां अरावली को और विंध्याचल कगार भूमि को अलग कर रही है। लेकिन ऐसा कहीं तो स्थान होगा ना कहीं जहाँ पे अरावली और विंध्याचल श्रेणी एक हो जाती हो, मतलब मिल रही होगी, कहीं ना कहीं तो ऐसा स्थान होगा ना। तो वो स्थान है, वो स्थान है यहाँ पे सवाई माधोपुर के अंदर। अब सुनना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रंगीन पहाड़ियां, भूलना मत इस चीज को, काफी आसान है। रंगीन पहाड़ियां क्या है, चलो रंगीन पहाड़ियां नहीं पूछी जाएगी, पूछ लिया जाएगा राजस्थान का संक्रांति प्रदेश किसे कहेंगे या कहाँ पे है। ये रंगीन पहाड़ियां, जब दो पर्वतमालाओं का मेल हो रहा है हम उसको कहेंगे संक्रांति प्रदेश। राजस्थान में कहाँ पे कहेंगे हम, यहाँ पे, और यहीं पे स्थित है हमको रंगीन पहाड़ियां, काफी सारे रंग बिरंगी पहाड़ियां देखने को यहाँ पे मिलती है। आगे हम बात करते हैं, तो देखो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में तो पर्वत का अंतिम छोर हमको मिलता है, ये सवाई माधोपुर के बाद ये खत्म होने लगती है विंध्याचल कगार भूमि, हमने अभी बात की कि यहाँ से ये फिर समाप्त होने लगती है। फिर ये धौलपुर, तो आपको पता है राजस्थान का छोटा जिला कौन सा है जो, ठीक है, पहले कौन सा हुआ करता था जो धौलपुर है, ठीक है, ये तो यहाँ पे खत्म होने लगती है। धौलपुर इतना क्षेत्रफल रखता नहीं है तो कोई इतना नहीं है, सवाई माधोपुर के अंदर हम समझते हैं कि यहाँ पे खत्म हो रही है, इसीलिए हम कहते हैं सवाई माधोपुर आखिरी छोर इसको माना जाता है। अब देखो आगे, लाल बलुआ पत्थर धौलपुर के अंदर हमको मिलता है, लाल बलुआ पत्थर। गुलाबी मिलता है हमको करौली के अंदर, स्लेटी मिलता है हमको बूंदी के अंदर, और रेड डायमंड वो मिलता है हमको दौसा के अंदर, सिकंदराबाद दौसा के अंदर, ठीक है।
अब दो चीजें यहाँ पे हमको मिलती है। ये जो क्षेत्र है, ये इसकी ऊंचाई हमको 350 मीटर तक मिलती है। 350 मीटर तक की हमको यहाँ पे ऊंचाई मिलती है इस क्षेत्र की, नदी की नहीं, इस क्षेत्र की। नदी काफी गहराई वाली है, और ज्यादा गहराई होने के कारण यहाँ पे हमको काफी सारे भीड़ मिलने लगते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ों का नुकसान कोटा के बाद से शुरू होता है, धौलपुर तक चलता है चंबल के द्वारा। ठीक है, तो ये मिलता है। अब एक चीज और है, देखो जहाँ पे लावा फैला हुआ है ना, तो लावा तो ये कोटा, बूंदी, बारा, ये क्षेत्र है, तो हम इनको अदर क्षेत्र भी कहते हैं। अदर हाड़ौती के पठार के जो क्षेत्र है यहाँ पे, जहाँ पे काली सींध, आहू, परवन, ये जहाँ पे नदियां अपना बेसिन लेके पानी लेके आते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इस बेसिन को अदर क्षेत्र भी कहा जाता है हाड़ौती के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है कि बूंदी की पहाड़ियाँ, ये 96 किलोमीटर की लंबाई हम इसको मिलती है। और इसमें सबसे बड़ी जो पहाड़ी है वो 353 किलोमीटर, 353 मीटर की हमको मिलती है संतूर। बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी के अंदर हमको मिलती है। लाखेरी, जितावास और खटखट, खटखट दर्रा हमको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, बूंदी की पहाड़ियों के अंदर हमको दर्रे भी मिलते हैं। एक संतूर है जो 353, लिख देते हैं संतूर। ठीक है, ये और दर्रे मिलते जो बात हमने की। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये 120 किलोमीटर की लंबाई रखती है। एक सबसे पहले तो कोटा, झालावाड़ में हमको मिलती है। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई थी 10 अप्रैल 2013 को। तीसरी बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। एक चीज हो रही है यहाँ पे, 120 किलोमीटर की लंबाई मिलती है। ठीक है, कोटा, झालावाड़। एक चीज और छूट रही है यहाँ पे, यहाँ पे चांदबाड़ी मिलती है हमको। देखो, ये 517 मीटर की लगभग हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी हमको मिल रही है चांदबाड़ी। कोटा, झालावाड़ की मुकुंदरा की पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है। झालावाड़ के अंदर ये चांदबाड़ी हमको मिलता है। ठीक, और इसी क्षेत्र में ये जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना है 30 अप्रैल 2013 वो चलाई गई थी, यही चलाई गई। ये जो क्वेश्चन थे हमने बात की, तो हाड़ौती के पठार को लेकर जो जानकारी थी वो यही थी। कुछ पॉइंट और है उनको देना। शाहबाद उच्च भूमि बारा के पूर्वी भाग में हमको मिलती है। शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि यहाँ पे, ये बारा है, इसके पूर्वी क्षेत्र में हमको यहाँ पे शाहबाद उच्च भूमि मिलती है। यहाँ पे हमको सहरिया जनजाति मिलती है। सहरिया जनजाति यहाँ पे हमको मिलती है। सहरिया जनजाति हमको यहाँ पे बारा के अंदर सहरिया जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई हमको मिलती है, उस ऊंचाई लगभग 300 मीटर हमको यहाँ पे ऊंचाई मिलती है। उसके बाद एक रामगढ़ बारा के अंदर ही है, घोड़े की नाल जैसी हमको वो मिलती है, पहाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, घोड़े की नाल मतलब खुर होते हैं घोड़े के, जैसे हमको यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती है। उसकी इस्तेला करती जैसी पहाड़ियाँ मिलती है। 456 मीटर की एक पहाड़ी है जिसका नाम है कांबा, सबसे ऊंची चोटी है कांबा। ठीक है, इसी रामगढ़ के अंदर उल्का पिंड, इसी रामगढ़ के अंदर उल्का पिंड गिरा था, जिसके प्रमाण हमको मिलते हैं। ये यूरोपियन यूरेनियम भंडार का मतलब कि एक प्रथम जियो हेरिटेज है, मतलब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मिले थे हमको, यूरेनियम भंडार मिला था, इसको लेकर कहा गया है। गंगाधर उच्च भूमि की 450 मीटर की पहाड़ी हमको झालावाड़ के अंदर मिलती है। ये कुछ फैक्ट दिया, आप आसानी से आपको गाइड में मिल जाएंगे, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। जो थ्योरी थी, जो समझना था, हमने उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाड़ौती का पठार किस प्रकार है, यहाँ से निकलती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यह है कि जो चंबल नदी का निर्माण विंध्याचल कगार भूमि से हुआ है, एमपी के अंदर जो पहाड़ियाँ है, ठीक है, वहां से कमनौर की तो राजसमंद में यहाँ की पहाड़ियाँ निकल गई है। जिन पहाड़ियों से उद्गम हुआ है, ठीक है, वहां से लगाकर धौलपुर तक गहराई वाली जमीन बनती है। तो हमने जगह जगह पे बांध बनाए हैं। उनका कारण ये रहा है कि इस पानी को नियंत्रित किया जाए, ताकि इसके अंदर
जो बीहड़ के द्वारा जमीन का नुकसान किया जा रहा है उसको कम किया जा सके। फिर हमने डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाए और काफ़ी सारे दूसरे कार्यक्रम भी हमने चलाए। इसलिए चलाए क्योंकि ये जो बीहड़ है इनको हम कम किया जा सके। तो हमको एक क्लास लेनी पड़ेगी उन विकास के कार्यक्रमों के ऊपर कि किस प्रकार हमने बीहड़ों के रोकथाम के लिए प्रयोग किए, क्यों हमें बार बार बांध बनाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं है कि बिजली उत्पादन के लिए ही हमने बांध बनाए। अगर हम बांध नहीं बनाते तो आप मान के चलिए कि ये मैदानी भाग काफ़ी कुछ तो बंगाल की खाड़ी में मिलता हमको, और काफ़ी सारा ये हाड़ौती का पदार्थ हमको बंगाल की खाड़ी में मिलता, और वहीं पे आप नावें चला रहे होते। तो ये स्थिति आपको वहाँ पे मिलती। क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, हमको ज़रूर पूछिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।